नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। राजस्व वसूली में मुजफ्फरपुर जिला पहुंचा 2 नंबर पर। पिछले वर्ष 29वें नंबर पर था। जिले में हुई पहली बारिश, तेज आंधी के साथ कई घंटे तक हुई बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। और रामदयालु से चांदनी चौक तक लगने वाले जाम से निजात दिलाने को सरकार ने पास की 6 लेन सड़क। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर में ठनका गिरने से 2 किसान झुलसे। मुजफ्फरपुर में मौसम ने अचानक करवट ली और जिलों में बारिश के साथ वज्रपात ने कहर बरपाया। जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर वज्रपात से मोतीपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में 2 किसान घायल हो गए। गुरुवार को अपने गेहूं के खेत में कटनी कर रहे मुन्नी लाल सहनी और संजय सहनी पर आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर ले गए, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि दोपहर में बारिश से गेहूं की फसल को बचाने के लिए दोनों गेहूं की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान 100 मीटर की दूरी पर तार के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों झुलस गए। आनन फानन में दोनों को मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। एक आदमी का नाम है मुनीलाल साहनी, उनका नाम है संजय साहनी। अच्छा, कितना नंबर वार्ड में घर है इनका? 10 नंबर वार्ड में। 10 नंबर। हाँ। कैसे हुआ ये ठनका? ये लोग गेहूं काट रहे थे और हम भी थे बगल में, गेहूं काट रहे थे। हाँ। लमसम 100 मीटर के दूरी में। हाँ। तो ये लोग गेहूं काट रहे थे, तो ये लोग आराम किया। इसके बाद में जब सांझ हुआ है तो ये लोग गेहूं बांधने लगे हैं। और गेहूं बांधते समय में ये फर्स्ट बार में जैसे ठनका है, ये लोग को सोचे कि छोड़ के चलेंगे। इसी समय में जैसे इन लोग को झटका लग गया। ठनका गिरा भी है, मगर लमसम 1000 मीटर के दूरी में गांव में तार के पेड़ पर। अच्छा जी। कितने बजे की घटना ये? बस अभी आधा घंटा पहले, 1 घंटा मान लिया जाए, 1 घंटा पहले। अभी कितना समय हो गया देखिए ना। 3 बज रहे हैं। हाँ, तो 2 बजे। 2 बजे। राजस्व वसूली में मुजफ्फरपुर जिला की ऊंची छलांग, 29वें नंबर से पहुंचा दूसरे नंबर पर। मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि रेवेन्यू की जो रैंकिंग होती है राज्य स्तर पर, उसमें हम लोगों ने काफी सुधार किया है। पिछले साल हमारा रैंकिंग 29वें स्थान पर था और आज हम पटना के बाद दूसरे नंबर पर कई चीजों में हैं। राज्य स्तर पर टॉप 10 में जगह मिली है। राज्य सरकार ने चिट्ठी भी लिखा है, जिसके आलोक में सभी अंचल अधिकारी को निर्देश कर दिया गया है कि यदि टेक्निकल कारण से दाखिल खारिज में कोई अड़चन है तो 2 से 3 सुनवाई में उसका निर्णय कर खारिज करें। इससे इन कामों में तेजी भी आएगी, साथ ही लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ दोनों पूर्वी और पश्चिमी DCLR के यहाँ काफी मामले लंबित हैं। उनको भी निर्देशित किया गया है कि मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि किस अधिकारी के स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है और उनको क्या किया जाए। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को पटना के बाद सबसे अधिक राजस्व मुजफ्फरपुर से ही प्राप्त हुआ है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के लिए 430.35 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके मुकाबले रजिस्ट्री ऑफिस ने 435.59 करोड़ रुपए की शानदार वसूली की है। यह वसूली का आंकड़ा राजधानी पटना के बाद पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर है। देखिए, रेवेन्यू की जो रैंकिंग होती है राज्य स्तर पर, उसमें हम लोगों ने काफी सुधार किया है।
आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वर्ष जो है हम लोगों की रैंकिंग 29वें स्थान पर पहुंच गई थी। 38 जिलों में थी 29वें स्थान पर। उसमें लगातार हम लोगों ने कैंप किया है, साप्ताहिक मेरी बैठक होती है अंचल अधिकारियों के साथ, कई बार कर्मचारियों के साथ भी हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं और उसी का परिणाम है कि हम लोगों की इस माह की जो रैंकिंग आई है, मार्च में जो रैंकिंग आई है, उसमें हम लोगों को 10वां स्थान पूरे राज्य में मिला है। और मुजफ्फरपुर जिले जैसे जिले के लिए जो साइज है और जिस हिसाब से यहाँ आवेदन आते हैं, आप म्यूटेशन के मामलों को देख लीजिएगा तो पटना के बाद सबसे ज्यादा जो म्यूटेशन का मामला हो, परिमार्जन का मामला हो, वो मुजफ्फरपुर जिले में आता है। संख्या के मामले में आप देखिएगा तो जो जिले का साइज है और जिस हिसाब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अंचल अधिकारियों और पूरी उनकी जो टीम है, जिसमें अमीन से लेकर के राजस्व कर्मचारी, आरओ, सीआई, सभी को हम लोग लगातार मोटिवेट भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, बैठकें भी हो रही हैं। उसी का परिणाम है कि 10वीं रैंकिंग मिली है। जहां तक म्यूटेशन के अपील की बात है, तो चूंकि यहाँ 2 ही अनुमंडल है, ये आप लोग इस चीज को भली भांति जान रहे हैं, और दोनों अनुमंडल में डीसीएलआर के पास 6000 से ज्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है। अभी विगत माह में एक चिट्ठी भी आई है कि ऐसे म्यूटेशन के मामले जिसमें मेरिट पे ऑर्डर नहीं किया गया है, टेक्निकल ग्राउंड पे ऑर्डर किया गया है कि कागज अपठनीय है या जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की होती है उसके बारे में आपसी सहमति से जो लोग बंटवारा करके म्यूटेशन वगैरह के लिए डालते हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई अगर समस्या प्रतिवेदित हुई और उसका जवाब नहीं मिला तो वैसे मामलों को टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसमें विभाग का निर्देश आया है कि उसको 1 से 2 सुनवाई में ही, पहली सुनवाई में ही संभवतः जो है उसको रिमांड कर देना है, सीओ के आदेश को निरस्त करते हुए। तो इसके बाद जो है मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी। डीसीएलआर्स को हम लोगों ने यहाँ गाइड भी किया है, उनके अतिरिक्त कर्मी और लिपिक भी दिए गए हैं, और हम लोगों ने लिखित रूप से भी उनको ये बताया है कि इसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर वो सुधार नहीं होगा तो इसको हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है। तो ये प्रयास है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों की रैंकिंग काफी इम्प्रूव हुई है। इस दिशा में हम लोग और काम कर रहे हैं, और जो डीसीएलआर्स के यहाँ म्यूटेशन अपील के मामले हैं, इसकी भी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है और दोनों डीसीएलआर से लगातार बात भी हो रही है, समीक्षा भी हो रही है। इसमें भी हम लोग आगे आने वाले 1 से 2 महीने में आवश्यक सुधार करेंगे। उत्तर बिहार सहित जिले का मौसम अचानक बदला। मौसम की पहली बारिश के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली। उत्तर बिहार समेत जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदला। पहले सुबह तेज आंधी आई, इसके बाद आसमान में काले घने बादल छा गए। दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश शुरू हुई और देर शाम तक झमाझम बारिश हुई। बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि यह बारिश लीची और आम की फसलों को काफी फायदा पहुंची, जबकि गेहूं की फसल जो किसान नहीं काट पाए उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बारिश से लोगों को राहत मिली तो लोगों ने कहा कि भीषण गर्मी से हम लोगों को राहत मिली। गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिली है और मौसम भी सुहाना हो गया है। अभी ठीक ठाक मौसम लग रहा है। हाँ, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश जो हो रहा है, क्या लगता है उससे लाभ मिल रहा है या क्षति हो रहा है? उससे लाभ भी है और क्षति भी है। क्षति जैसे फसल को, गेहूं के फसल को क्षति है, लीची आम के फसल को फायदेमंद है। भीषण गर्मी से राहत। हाँ, भीतर गर्मी से बहुत ज्यादा ही राहत है। अरे जीवन पर तो इतना बढ़िया असर पड़ा है कि आदमी ले रहा है खुशी का सांस, क्योंकि गर्मी से हो रही थी परेशानी बहुत, हर चीज को हो रहा था कठिनाई, समझे कि नहीं। और ईश्वर ने थोड़ा कृपा किया है तो लगता है कि हाँ, शरीर में आ गया जान, लौट आया प्राण। यही तो मौसम ऐसा ही होना चाहिए। खास करके जो लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, रिक्शा चालक, मजदूरों के लिए रिक्शा पुलर या रिक्शा चालक या और भी जो है जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया मौसम है, सुहाना। वही तो मतलब कि सबसे बड़ा चीज होता है मजदूरों के लिए कि हर मजदूर जरा सा राहत ले रहा है। ऐसे गर्मी से थोड़ा सा बेचैनी से थोड़ा सा चैन मिला है, आराम मिला है। किसानों को भी राहत मिली, किसानों को भी राहत मिला है। लीची और आम का महीना चल रहा है, उन पेड़ पौधों को भी आराम मिला है।
अच्छा सा फसल भी होगा, अच्छी सी सीजन पर पैदावार भी हो जाएगा। और मनुष्य का तो है ये है गम, मजदूरों का है गम कि थोड़ा सा मौसम में मिला है थोड़ा सा राहत, ये सबसे बड़ी है। कांटी थाना क्षेत्र के एनएच पर देर रात बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में एनएच 27 पर देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी। इसके बाद आनन फानन में घायल महिला को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के कलवारी निवासी स्वर्गीय रामेश पासवान की पत्नी सुमित्रा देवी के रूप में हुई है। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजनों ने लूटपाट के दौरान गोली मारे जाने की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय रामेश पासवान की पत्नी सुमित्रा देवी शहर के एक निजी अस्पताल में दाई के साथ साथ सफाई कर्मी का काम करती है। सुमित्रा देवी घर से शाम में अपने छोटे पुत्र रोहित कुमार के साथ ड्यूटी जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसी नजदीक से पीठ में गोली मार दी। इसके बाद अपराधी दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आसपास के लोग जब तक कुछ समझते और उसे पकड़ने की कोशिश करते तब तक अपराधी भाग चुके थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि साइकिल से गिरने और फायरिंग की आवाज सुनकर वहां लोग जुट गए। लोगों ने पुलिस से नियमित गश्ती करने की मांग की। थाना अध्यक्ष दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और छानबीन की। डीएसपी पश्चिमी ने बताया कि ऐसी आशंका है कि पूर्वी की रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। घायल महिला से पूछताछ के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। बुढ़ार लोग से झगड़ा होल था, बांध पर के है विवाद होल था। वो बोला था तुम घर में कम कोई के मार देंगे। इससे पहले 3 दिन हम आए हुए थे, छोड़ में आए हुए थे। वो देखे होगा कि आता है छोड़ में, बस वे मार देने होगा। कहाँ छोड़ने आए थे, किसको छोड़ने आए थे? छपरा आए हुए थे, मम्मी के। अच्छा, मम्मी क्या करती है छपरा में? छपरा में नहीं, यहाँ ड्यूटी आए हुए छोड़ने, यहाँ ड्यूटी करती है। हाँ, रोज दिन आती है। क्या करती है यहाँ? झाड़ू पोछा करती है। विवाद क्या था? विवाद क्या था? वो हुआ क्या से भुइहार लोग से था, विवाद था। जो विवाद शुरुआत है वो बताइए। मारपीट होल था उनको से, ये होल था, वो हो गया। हम महीना पहले तो बोला बोल तुमको घर में कोई के बोलू मार देंगे हम। मारपीट विवाद हुआ न था। हाँ, तो वो बोला हुआ था कि बोलू मार देंगे कोई के। हाँ, वो केस भी करे था, तो हम अभी बेल भी अभी करवा में बोला बोलू कोई के बोलू मार देंगे घर में के। हम आ रही थी, हम नहीं छोड़ने, ये आयल था छोड़ने। हाँ, घर से 6:30 में। कितना बजे घटना हुआ? 7 बजे यही आया हुआ था छोड़ने। मेरा भाई है छोटा वाला, ये आया हुआ था छोड़ने। जिनको गोली लगा उनका क्या नाम है? सुमित्रा देवी। कितना उम्र होगा उनका? उनका उम्र होगा 50-55 होगा। आप कौन करोगे? लड़का है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। घर का हुआ आपको? कलवारी। हाँ। जो विवाद हुआ था उसका शिकायत किए थे आप लोग? थाना में शिकायत किए थे? शिकायत केस की वो है था, अधिक केस कैले था वो। वही लोग केस कर? हाँ। धमकी भी दिया? हाँ, धमकी भी दिले था। अंतिम बार कब धमकी दिया? धमकी दिले था, वो बेल हो गया ना, वो बोल रहे था कि बोलू कोई के ना कोई तुमको ले जाएंगे फैमिली में। क्या कुछ जानकारी? धर्मा चौक के पास एक महिला को गोली लगी है, उसको अस्पताल लाया गया है। स्थिति, उसका कंडीशन अभी सही है। 1-2 लोगों का नाम बता रही महिला। हम लोग छापेमारी लूटपाट कर रही है। नहीं, लूटपाट की। पुलिस की अब तक की जांच में क्या मामला सामने आया है? महिला के द्वारा 1-2 व्यक्तियों का नाम बताया जा रहा है। आगे का जांच हम लोग कर रहे हैं। आपसे विवाद का मामला में मारा सामने क्या? अभी इस बात की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। क्या होगा? सुचित्रा कुमारी। कितनी गोली लगी और कहाँ लगी है? 1 गोली लगी है एब्डोमेन के पास। अभी स्थिति क्या है उनकी? स्थिति नाजुक है लेकिन स्थिर है, कंडीशन स्टेबल है। जांच। चित्रगुप्त एसोसिएशन के होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशी लगातार लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। चित्रगुप्त एसोसिएशन चुनाव में
मतदान का समय नजदीक है, जिसको लेकर एसोसिएशन के द्वारा पुलिस लाइन स्थित एक विवाह भवन में सभा का आयोजन किया। सभा में चित्रांश समाज के संगठन सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। सभा का मुख्य उद्देश्य मतदान के प्रति सदस्यों को जागरूक करना था। लगभग हजारों की संख्या में सभा स्थल पर एसोसिएशन के सदस्य की मौजूदगी के साथ कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित थे। सभी उपस्थित सदस्यों को एसोसिएशन की उपलब्धि और उपयोगिता को समझाया गया। सदस्यों को मत करने की अपील बढ़ चढ़कर करने को कहा गया और अपने मत का इस्तेमाल करके आप एसोसिएशन को कैसे आगे बढ़ाने का काम करें, यह भी समझाया गया। वहां उपस्थित सदस्यों के लिए भोज का भी आयोजन किया गया था। आज चित्रगुप्त एसोसिएशन का 13 अप्रैल को त्रैवार्षिक चुनाव होता है। वो चुनाव होने वाला है। उस क्रम में हम लोगों को अपने सदस्यों से मिलने का हर क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज पश्चिमी क्षेत्र के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोगों ने अपनी बातें उन लोगों के समक्ष रखी। क्या एजेंडा, क्या इस बार का चित्रांश परिवार के लिए क्या आपने एजेंडा रखा है? क्या कि चित्रांश परिवार कैसे विकसित होगा, कैसे विकास की ओर आगे जाए? चित्रांश परिवार हमेशा से विकासशील जाति रही है। चित्रांश परिवार हमेशा से स्वयं पर विश्वास करने वाला रहा है और इस जाति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको अगर भोजन करने के लिए भरपेट पैसा नहीं है, तभी भी हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और उन्हें स्वावलंबी बनाते हैं। चित्रगुप्त एसोसिएशन एक संस्था है जो 1930 की संस्था है। हर संस्था में अच्छे बुरे समय आते हैं। उस संस्था का बुरा समय भी था जब चित्रगुप्त एसोसिएशन को लगभग 90% भाग को दूसरों ने कब्जा कर लिया था और आज मार्च 2025 में अंतिम मुकदमा जो चित्रगुप्त एसोसिएशन के परिसर को खाली कराने का था वो हम लोगों ने जीता है और 10 जून तक वह 1000 स्क्वायर फीट जो मुख्य सड़क पर स्थित है उसको भी खाली कराने का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है और यह 44 वर्षों की सतत तपस्या है जिसका परिणाम सामने आया है। चित्रगुप्त एसोसिएशन को हम लोगों ने 1990 में स्वावलंबी बनाने का निर्णय लिया और स्वावलंबी बनाया है, जिससे चित्रगुप्त एसोसिएशन के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल कैंप, कोरोना के पीरियड में 100 से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप चित्रगुप्त एसोसिएशन में लगा, जो कि किसी भी और संस्था में 5-10 से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगा। चित्रगुप्त एसोसिएशन में 100 से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगा। कोरोना काल में हम लोगों ने सतत सेवाएं लोगों को दी है। जो जैसा सेवा मांगते हैं, रात में 12 बजे भी पुलिस पहुंचती है किसी के यहाँ और वह अगर सेवा मांगते हैं तो उनको सेवा मिलती है। किसी की बीमारी की, किसी की पत्नी जल जाती है 2 बजे रात में, 2 बजे रात में भी उसको हॉस्पिटलाइज कराने की व्यवस्था की जाती है। मैं स्वयं अपने एम्बेसडर से 2 बजे रात में जली हुई औरत को लेकर हॉस्पिटलाइज कराने का काम मैंने किया है और हमारे सभी पदाधिकारी और सदस्य इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। संस्था कोई समाप्त नहीं होती है, संस्था निरंतर आगे बढ़ने वाली संस्था है। चित्रगुप्त एसोसिएशन एक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाली संस्था है और मैं कामना करता हूं कि चित्रगुप्त एसोसिएशन इसी प्रकार सतत विकास करेगी। सदस्यों की संख्या जो 4-5 हुआ करती थी वो आज 7300 संख्या है। जो नया टोला और छाता चौक तक सीमित था वो आज हर प्रखंड में पहुंच चुका है। प्रक्रिया चली है। 13 अप्रैल को चुनाव है। ठीक चल रहा है सर, आशीर्वाद मिलेगा। सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें 3 कमेटी बनी है
हर कमेटी में अलग अलग पद के लिए अलग अलग उम्मीदवार हैं। तो चित्रगुप्तों को मैं समझता हूँ कि एक यूनाइट होकर अपने इच्छा से, सहमति से, आपस में विचार करके ही चुनाव को खत्म कर देना चाहिए और सभी लोगों को एडजस्ट करके एक पार्टिकुलर कार्यकारिणी समिति बननी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई है। तो इस बार फिर चुनाव की बात है, उसको हम लोग फेस कर रहे हैं। इसमें क्या आता है, इसमें कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। आगे हम लोग चुनाव के बाद ही इसका विश्लेषण कर पाएंगे। धन्यवाद। इसलिए 2 महिला हमारा संदेश है कि लोग तो बाहर गए इकट्ठा होकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में 13 अप्रैल को मतदान करें। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है सुधीर श्रीवास्तव, रामबाग निवासी, अध्यक्ष के प्रत्याशी है, पहली बार चुनाव। महाकुंभ प्रयागराज में ट्रेन से जाने वाले यात्रियों की टिकट रहने पर भी नहीं जा पाए, उसको लेकर दायर याचिका में मानव अधिकार आयोग ने रेलवे विभाग को नोटिस भेजी। जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर ने रेलवे को नोटिस जारी किया है। मामला रेलवे की लापरवाही के कारण प्रयागराज जाने से वंचित रह जाने से जुड़ा हुआ है। जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के सुभाष केशव ग्राम निवासी राजन झा ने अपने सास ससुर के साथ 27 जनवरी को मुजफ्फरपुर से प्रयागराज तक जाने के लिए रेलवे का टिकट लिया था। जब ये लोग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गए, तब वहां पर ये लोग ट्रेन नहीं पकड़ पाए क्योंकि ट्रेन का बोगी अंदर से बंद था। राजन झा ने इसकी शिकायत रेलवे प्रशासन से की, लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा ट्रेन का बोगी नहीं खुलवाया गया, जिस कारण ये लोग महाकुंभ स्नान से वंचित हो गए। विदित हो कि प्रीत ने मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में रेलवे के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था, जिसमें उनके द्वारा 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा का दावा किया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने मुजफ्फरपुर रेलवे के स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, DRM, सोनपुर रेल मंडल, GM ईस्ट, सेंट्रल रेलवे एवं भारतीय रेल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि का है, क्योंकि रेलवे प्रशासन की यह जिम्मेदारी थी कि मुजफ्फरपुर से प्रयागराज तक यात्रियों को समय पर पहुंचाएं, लेकिन रेलवे ने ऐसा नहीं किया। यह पवित्र महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया था। राजन झा और उनके परिजनों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करना था, लेकिन रेलवे के द्वारा इन लोगों को मोक्ष से वंचित होना पड़ा। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई 2025 को होगी। इसमें सभी विरोधी पक्षकारों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का हुक्म दिया गया है। आदि हैं जनक किशोर जी उर्फ राजन झा। इनको 27/1/2025 को इनकी रेलवे की टिकट थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से, और इन्हें जाना था मुजफ्फरपुर से प्रयागराज, और इन्हें महाकुंभ में स्नान वगैरह करना था, जो महाकुंभ 144 वर्ष के बाद में आया हुआ था, उसका शुभ मुहूर्त था। तो उसमें स्नान से वंचित हो गए रेलवे की लापरवाही से। उसका कारण यह था कि ये जब पहुंचे स्टेशन पर, तो जो ट्रेन है उस ट्रेन का जो दोनों गेट था, जो जिस बोगी में इनका टिकट था, सीट वगैरह, तो उसका दोनों दरवाजा अंदर से ही बंद था। इसकी शिकायत राजन झा के द्वारा स्टेशन के प्राधिकारियों से किया गया, लेकिन प्राधिकारीगण इसमें कोई सकारात्मक कार्य नहीं किए, और जो ट्रेन का बोगी था उसका दोनों दरवाजा जो अंदर से लॉक था उसको खुलवाया भी नहीं गया, जिसमें बहुत सारे यात्री यात्रा से वंचित हो गए। लेकिन राजन झा इस मामले को लेकर के कि भाई
हमको जो टिकट का जो हमारा पैसा है उस पैसा को हमारा वापस कर दिया जाए, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यह मामला सेवा में कमी की कोटि का मामला बनता है। रेलवे प्रशासन ने उनका पैसा रिफंड नहीं किया, इसमें उन्होंने लीगल नोटिस पहले दिया, इसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन के द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। उसके बाद राजन झा पहुंच गया जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष। जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष मामले की पूरी सुनवाई हुई। उसके बाद में माननीय आयोग ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता पूर्वक लिया। उसके बाद में माननीय जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के द्वारा इसमें रेलवे के 5 विरोधी पक्षकार के विरुद्ध नोटिस का आदेश दिया गया है। इसमें है स्टेशन अधीक्षक मुजफ्फरपुर, स्टेशन मास्टर मुजफ्फरपुर, डीआरएम सोनपुर रेल मंडल, जीएम ईस्ट सेंट्रल रेलवे और अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय रेल। इन 5 पदाधिकारियों के विरुद्ध में नोटिस जारी किया गया है और इन सभी लोगों को 9 जुलाई 2025 को माननीय जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष उपस्थित होने का हुक्म दिया गया है। चूंकि यह पूरा मामला सेवा में कमी की कोटि का मामला है और इसमें 9 जुलाई 2025 को सभी विरोधी पक्षकार को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। स्पीकर चौक पर आईआईटी की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान उत्कर्ष का भव्य शुभारंभ किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा प्रदान कराता है, जिसमें पढ़ने का सपना हर छात्र देखता है। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को स्पीकर चौक पर इंजीनियर बनने की कठिन राह को आसान बनाने और जेईई में आपकी रैंक बूस्ट करने के लिए उत्कर्ष थिंक प्लान एक्ट का शुभारंभ मुख्य अतिथि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मयंक कुमार मुन्ना ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि उत्कर्ष भारत में अग्रणी आईआईटी जेईई मेन कोचिंग संस्थानों में से एक है, जिसमें तैयारी कर मुजफ्फरपुर के छात्र छात्राओं को इन परीक्षाओं की तैयारी काफी मजबूत होगी। वहीं उत्कर्ष के संचालक आयुष्मान सक्षम ने बताया कि उत्कर्ष जैसे शीर्ष आईआईटी जेईई कोचिंग संस्थान को चुनकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको अपनी आईआईटी जेईई में सफल होने के लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शन और सहायता मिलेगा। अभी 1 सप्ताह का फ्री डेमो क्लास चल रहा है, जिसमें हम चाहेंगे कि आप शामिल हो। आप हमसे 9631665117 या फिर 9065305814 पर भी संपर्क कर सकते हैं। में शिक्षा के प्रति जागरूकता हमेशा से रही है और ये बड़ी दुखद बात है कि यहाँ की जो सरकारें रही हैं, जो आज भी जो सरकार जो चल रही है, इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था नहीं की ताकि लोगों को बाहर जाके पढ़ना नहीं पड़े। तो उस संदर्भ में अगर आयुष्मान जो बाहर से पढ़ाई करके और यहाँ आए हैं और अपने नए जो इनके आइडियाज हैं उसको लगा के और कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जिसमें कि आईआईटी का नीट का तैयारी किया जाएगा। बच्चे 8वें क्लास से लेके 12वें क्लास तक यहाँ पर मिलकर काम कर सकेंगे। उनको जिस सब्जेक्ट में कमजोर होंगे उनको उसमें कोचिंग दी जाएगी। तो ये मुजफ्फरपुर के शैक्षणिक मानचित्र पर मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण काम है। मुजफ्फरपुर का बहुत पुराना इतिहास है। लंगट सिंह के समय से, एलएस कॉलेज के समय से मुजफ्फरपुर एक उत्तर बिहार में शिक्षा का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो उसमें एक नई चीज, एक नई कोशिश, एक नई पहल यहाँ के युवा के द्वारा जो की जा रही है। अपने मुजफ्फरपुर के सभी पेरेंट्स से, सभी स्टूडेंट से ये अपील करते हैं कि प्लीज आप हम लोग के यहाँ आइए। हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका है, जो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग है, उसको ट्राई करके देखिए। अभी हम लोग के यहाँ डेमो क्लासेस चल रहे हैं, उसमें आइए, बैठिए, देखिए अपने यहाँ के फैकल्टीज कैसे हैं, क्योंकि हमने जो फैकल्टीज यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं हम लोग सभी, वो सभी अच्छे काफी क्वालिफाइड हैं। वो लोग खुद आईआईटी जैम, नेट, जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो
बायो हो या फिर आपका मैथमेटिक्स हो, सभी को इक्वली फोकस करके अच्छा बनाया जाएगा। और स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे क्लास 8 से लेके ही पढ़ाई स्टार्ट है, जिसके कारण क्या होगा कि जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो उनका सिर्फ ये नहीं है कि एग्जाम क्लियर करा देना है, उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कराना है, डिसिप्लिन वे में रखना है, एक अच्छे ह्यूमन के साथ उनको अच्छा डिग्री प्रोवाइड कराने का, अच्छे कॉलेजेस में दाखिला कराने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके लिए हम सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स का स्वागत करना चाहते हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज एक बार आइए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। रामदयालु से चांदनी चौक तक लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार ने 6 लेन सड़क पर मोहर लगा दी। बिहार सरकार के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने प्रदेश के राजकीय उच्च पथ और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर
स्थित 57 रेलवे संपार फाटक पर रेल ओवर ब्रिज निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इन सभी संपार फाटकों पर बनने वाले आरओबी के निर्माण पर होने वाले खर्च का 100% वहन रेलवे द्वारा किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के लेफ्ट आउट 7 अतिरिक्त आरओबी का निर्माण भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में प्रगति यात्रा के दौरान आरओबी का निरीक्षण किया था। इसके बाद राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। आरओबी निर्माण पूरा होने के बाद शहर को पूरी तरह जाम से निजात मिल जाएगा। सभी संपार फाटक को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बहुप्रतीक्षित रामदयालु, साधपुरा और गोबर सही आरओबी के निर्माण को लेकर पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने टेंडर जारी किया है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तुरंत निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। रामदयालु और गोबर सही आरओबी को पूरा करने का लक्ष्य 36 माह, वहीं सातपुरा के लिए 24 माह का समय निर्धारित किया गया है। एजेंसी को तय समय अवधि में कार्य पूरा करना होगा। अप्रैल माह में काम शुरू हो जाएगा ताकि वर्ष 2028 तक कार्य को पूरा कर लिया जा सके। टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन है। उन्होंने बताया कि गोबर सही आरओबी पर 1 अरब 22 करोड़, रामदयालु आरओबी पर 1 अरब 87 करोड़ और सातपुरा आरओबी पर सबसे कम करीब 41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेंटेनेंस समेत अन्य कार्यों के लिए अलग से अनुरक्षण नीति के तहत राशि का आवंटन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की निगरानी की जवाबदेही पुल निर्माण निगम की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भ्रमण करके जहां जहां शहर में जाम की समस्या होती है और उसका कैसे निदान हो, खुद उन्होंने निरीक्षण किया था। और उसी कड़ी में कैबिनेट से 3 आरओबी जो महत्वपूर्ण है, रामदयालु, गोबर सही और एक जो और एलसी पर बनना है, तीनों की स्वीकृति हो गई है। उसमें टेंडर वगैरह की प्रक्रिया चल रही है। उसके अलावा जो हम लोगों का ये पुल वाला काम है, जो चंदवारा पुल का काफ़ी साल से पेंडिंग था, तो उसकी भी स्वीकृति हो गई है। उसका फेज 2 भी हम लोगों ने ऐड करके भेजा था प्रस्ताव 112 करोड़ का। उसमें लैंड एक्विजिशन होना है और सीधा हम लोग उसको दरभंगा रोड से बखरी से जोड़ेंगे। तो उसमें भी स्वीकृति मिल गई है और लैंड एक्विजिशन का प्रपोजल भी अब आ गया है। उसको जांच करा करके हम लोग जल्दी ही उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त मधौल से रामदयालु तक 4 लेन और रामदयालु से आगे चांदनी चौक होते हुए जो अभी 4 लेन जैसा है लेकिन उसको 6 लेन कैसे हम लोग बनाए, इसमें भी 89 करोड़ रुपए की योजना जो है वो कैबिनेट से स्वीकृत हुई है। उसका डीपीआर बन रहा है और टेंडर के प्रोसेस में जाएगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 साल में ये पूरा जो स्ट्रेच है मधौल से लेकर के रामदयालु तक 4 लेन और उसके बाद जो है 6 लेन का स्ट्रेच बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें टेंडर की प्रक्रिया आरसीडी का अभियंता कर रहे हैं। सर्विस लेन का बराबर ट्रक मालिक नहीं, वही है कि सर्विस लेन को भी हम लोग देखेंगे और आरसीडी की बहुत सारी खाली जमीन भी पड़ी हुई है जिसमें कई बार अवैध पार्किंग या गाड़ी ठीक करने के नाम पर जो है वहां पर जमावड़ा रहता है, ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति रहती है। जब पूरा रोड चौड़ा हो जाएगा, ट्रैफिक का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो अपने आप ये सब समस्याएं कम हो जाएंगी। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रोड जो अभी 4 लेन है लगभग 6 लेन बन जाएगा। जहां जितनी जगह है उसको हम लोग डेवलप करेंगे और उसके फ्लैंक को भी हम लोग डेवलप करेंगे। जहाँ फुटपाथ की आवश्यकता होगी उसमें हम लोग फुटपाथ भी डेवलप करेंगे। सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली में हनुमान जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली के प्रांगण में आगामी हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक विक्की कुमार ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव हम लोग पिछले लगभग 10 सालों से मंदिर प्रांगण में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। इस बार भी 24 घंटे का अष्टजाम, हनुमान आराधना, 24 घंटे का अखंड ज्योत का आयोजन किया गया है। साथ ही शाम में राम भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया है जिसमें सभी राम भक्त सादर आमंत्रित हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली के मंदिर प्रांगण में उस 24 घंटे का अष्टजाम, हनुमान आराधना, 24 घंटे का ज्योत का आयोजन किया गया है। ये सारी चीजें पूर्व में 6 तारीख को हुए रामनवमी शोभा यात्रा जो मुजफ्फरपुर
का ऐतिहासिक शोभा यात्रा सभी राम भक्त के सौजन्य से और सिकंदरपुर श्री घाट से जो हम लोगों ने निकाला था, और आने वाले 12 तारीख को श्री हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर अखंड ज्योत, अखंड जागरण और श्री राम धुन का आयोजित किया गया है, क्योंकि वह दिन हनुमान जी का जयंती का होगा। और 6 अप्रैल जो बीता है वो भगवान श्री राम का रामनवमी का था, और ये श्री वीर बजरंग उनके सेवक हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो हनुमान जयंती के दिन हुआ था, और उसके उपलक्ष्य में सारा कार्यक्रम आयोजित रहेगा। और शाम में सभी पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सभी शहरवासी और सभी मेरे जो राम भक्त हैं सबको महाप्रसाद भंडारा के अति शुभ अवसर पर सबको आमंत्रित किया गया है महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए। और हम शहरवासी से भी चाहेंगे कि वह आकर के उस दिन महाप्रसाद को ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने। हनुमान जयंती के मौके पर जालान औषधालय स्थित बाल हनुमान मंदिर में महाकाल सेवा दल द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी सरैयागंज जालान औषधालय स्थित श्री बाल हनुमान मंदिर में बाल हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मौके पर महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन सर्वप्रथम हनुमान जी का सामूहिक सुंदरकांड का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। साथ ही पूजा उपरांत उज्जवल सहनी द्वारा हनुमान जी का रंगोली बनाया जाएगा, जिसके बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक द्वारा भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी श्री राम भक्त सादर आमंत्रित हैं। हनुमान मंदिर सरैयागंज जालान औषधालय स्थित बाल हनुमान मंदिर में हम लोगों ने हनुमान जयंती के दिन हम लोगों ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ महिलाओं के द्वारा यहाँ पे दिन में 12 बजे से होगी। उसके बाद संध्या में बजरंगबली का रंगोली बनाने के बाद भोग लगाने के बाद यहाँ पे भव्य महाआरती बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक जी के द्वारा किया जाएगा। यही सब कार्यक्रम है। कितने साल से आयोजन करते हैं आप? 2 साल 30 अप्रैल को मंदिर का पूर्णे जा रहा है। लगातार जो भी त्योहार आते हैं उसमें हम सभी लोग यहाँ पे बाबा के मंदिर में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मनाते हैं। तीसरी बार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने पर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच के सदस्यों ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल का स्वागत किया। तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में गुरुवार को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में चित्रांश समाज के गौरव अरविंद कुमार मुकुल को लगातार तीसरी बार कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। कार्यक्रम में उपस्थित विचार मंच के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिन्हा ने कहा कि एक ही पद पर लगातार तीसरी बार मनोनीत होना अत्यंत गर्व की बात है। इस उपलब्धि से संपूर्ण चित्रांश समाज गर्व महसूस कर रहा है। हम आशा करते हैं कि अरविंद कुमार मुकुल अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएंगे, जिससे चित्रांश समाज का मान और बढ़े तथा अपने शहर मुजफ्फरपुर का नाम भी रोशन हो। उन्होंने अरविंद कुमार मुकुल की प्रशंसा करते हुए आगे कहा कि वह शुरू से ही जुझारू और संघर्षशील रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वह आगे भी अपने दायित्व को पूरी निष्ठा और लगन से निभाते रहेंगे। इस सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों ने अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व और समर्पण की सराहना की तथा उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। और आज अरविंद कुमार मुकुल जी को तीसरी बार कांग्रेस जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में चित्रांश समाज द्वारा सम्मानित किया गया है। यह ऐसा मौका रेयर में कभी कभी मिलता है, 1 बार 2 बार, जबकि इन्हें तीसरी मौका मिला है, तीसरी बार। और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरे समाज का एक कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक पहुंचा है और लगातार पहुंच रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये और आगे बढ़ें,
जिससे कि इनके साथ साथ समाज का भी नाम रोशन हो और मुजफ्फरपुर का भी नाम रोशन हो। कांग्रेस से उम्मीद है आपको? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। ये शुरू से जुझारू रहे हैं, संघर्षशील रहे हैं और आगे भी अपना ये दायित्व अच्छी तरह निभाएंगे, हम लोग को पूरा उम्मीद है। पार्टी से उम्मीद है? पार्टी हाँ, पार्टी कांग्रेस से है ये, लेकिन अभी इंडिविजुअल अरविंद मुकुल के साथ साथ कांग्रेस का भी सम्मान हुआ इनके द्वारा। समाज को राजनीति में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हाँ, ये कुछ कमी है। अब ये मौका मिला है, अब मुकुल जी के द्वारा हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि लोगों को इसके मुख्य धारा में लाया जाए, मुख्य पार्टी से जोड़ा जाए। और कहते हैं आप लोग बोलते कम है। आप बोलते कम है और छिटकते ज्यादा भी है, इसी बात है, छिटकते हैं। अब है ना, अब लीडरशिप है, पार्टी का लीडरशिप है, प्रयास करेंगे, हम लोग भी प्रयास करेंगे। हम लोग भी अभी एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना, उसमें भी लगे हुए हैं। सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच के द्वारा तीसरी बार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर आज कावेरी सभागार में जो है सम्मान किया गया है। हमारे इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिन्हा जी, प्रोफेसर रमन जी, तारानंद सिन्हा जी, सुभाष चंद्र दास जी और संदीप जी, तमाम लोग जो हमारे इस संस्था के पदाधिकारी हैं, सब लोग सम्मान किए हैं और हमारे उज्जवल भविष्य का शुभकामना किए हैं कि भाई आगे इससे भी ज़्यादा आप बढ़िए, यही शुभकामना है। आला समाज की शहर में आबादी रही है, आला समाज का कुछ किए इन समाज के लिए आप अपने राजनीति के दौरान? देखिए, हम तो सभी समाज के हैं, लेकिन जिस समाज से हम हमारा वंश है, हम हमेशा उस समाज के लिए भी लड़ते रहे हैं और थोड़ा मोड़ा नहीं, बराबर जो है, यही नहीं, हम पूरे भारत के 5 राज्य में हम रथ लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव से निकलकर हम 5 राज्य का रथ लेकर हम कायस्थ एकता यात्रा निकाले थे। और पटना हो चाहे यहाँ हो, और जो भी हमारे, इसलिए कि यह जो है, यह समाज जो है, यह कलम, हम लोग का चित्रगुप्त वंशज हैं तो कलम दो हाथ है। तो यह इस समाज में कभी भी कोई अगर हमारे संज्ञान में कोई बात आती है तो इस बात को हम पुरजोर ढंग से उठाते हैं और हमेशा खड़ा रहते हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटे। सम्मान मिला है, क्या कहें? सम्मान से हम बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हमारे समाज के लोग हमको सम्मानित किए हैं तीसरी बार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर। आपका सम्मान हुआ है कि पार्टी का भी सम्मान हुआ है? पार्टी का भी सम्मान, जब जिला अध्यक्ष को सम्मान किए हैं सिंबॉलिक बजाबते से, तो पार्टी का भी सम्मान हुआ। वोट में तब्दील सम्मान होगा? एकदम होगा, हुआ ही है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।